तो चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं पीड्स के अंदर वो है फेब्राइल सीजर का टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेब्राइल सीजर की डेफिनेशन क्या है कि सीजर आप लोगों को पता है, इट इज एबनॉर्मल न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इसको फेब्राइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये आपकी इंड्यूस होती है फीवर से। तो जो अबनॉर्मल न्यूरोनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फीवर से इंड्यूस होगी उसको हम लोग फेब्राइल सीजर बोलेंगे। ये आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन जो है ना वो याद रखनी है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं ये ज्यादातर आपके पास 6 मंथ टू 5 ईयर की एज के अंदर होते हैं। और स्पेशली उन बच्चों के अंदर होते हैं जिनके अंदर आपको कोई एविडेंस ना मिले इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन का या अदर काजेस का। ये आप लोगों ने क्राइटेरिया याद रखने। फिर उसके बाद इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि अगर किसी की बॉडी के अंदर टेम्परेचर रैपिडली राइज करता है या अगर किसी की हिस्ट्री के अंदर क्लोज रिलेटिव में फेब्राइल सीजर की हिस्ट्री है तो भी फेब्राइल सीजर के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर इसी तरह आपने याद रखना है कि अप्रोक्सीमेटली अगर 3 पेशेंट्स आपके पास आए हैं तो उनमें वन के अंदर जो सीजर्स होंगे ना वो फेब्राइल होंगे। मतलब ये एक एस्टिमेटेड है कि जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 या 3 पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो आपको मिलेंगे। कि अगर 3 पेशेंट है उनमें जो सीजर्स हैं एक के अंदर फेब्राइल सीजर होंगे। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि ये जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं ना ये ज्यादातर आपको फीवर के ऑन सेट के अंदर मिलेंगे। मतलब एक बंदा उसको फीवर स्टार्ट हुआ है रैपिडली उसको आप फौरन जो है ना वो सीजर्स हो सकते हैं। और ये फिर एक साइन होगा कि इस बंदे को अगर फीवर हुआ है तो हो सकता है इसकी बॉडी के अंदर कोई अंडरलाइंग इन्फेक्शन हो, लाइक ओटाइटिस मीडिया या रुजेला वायरस आपके पास इन्फेक्शन हो सकती है। तो मतलब ये है कि फीवर के साथ अगर सीजर्स हो रहे हैं तो फीवर की एक अंडरलाइन कोई काज होगी जिसको हमने जो है ना वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने स्पेशली इसकी टाइप्स के बारे में जो चीजें याद रखनी है कि इसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर के अंदर हम लोग डिवाइड करते होते हैं। जो सिंपल सीजर होते हैं वो आपके शॉर्ट होते हैं लेस देन 15 मिनट्स में। फिर आपका ये जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर होगा, 24 घंटों के अंदर बंदे को एक ही सीजर होगा। फिर उसके बाद आपने याद रखना है एक सीजर के बाद बंदे का जो बेस लाइन न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है ना वो नॉर्मल हो जाएगा, वो एबनॉर्मल नहीं होगा। फीवर इसमें 39 डिग्री से ज्यादा होगा, हाई फीवर होगा। अच्छा, जो कम्प्लेक्स सीजर है इसमें जो ड्यूरेशन है सीजर का वो ग्रेटर देन 15 मिनट होगा। जो सीजर है वो फोकल सीजर होगा, 24 घंटों में मल्टीपल सीजर्स होंगे। और ये अपना नॉर्मल बेस लाइन पे नहीं आएगा। मतलब एक बंदे को अगर अटैक हुआ है ना तो अटैक के बाद बंदे का नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन नहीं होगा। ये आपने याद रखना, इसमें फीवर लो ग्रेड होता है। तो ये मैंने डिफरेंस आप लोगों के लिए टेबल की फॉर्म में ऐड की है कि आप लोगों से अगर पूछा भी जाए तो एटलीस्ट ये 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। फिर इसी तरह एक और आपके पास टाइप है जिसको बोलते हैं फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लाइक फर्स्ट एड में पढ़ाया हुआ है कि बेसिकली अगर एक बंदा है उसको सीजर प्रलोंग हो जाता है 30 मिनट का हो जाता है तो वो आपके पास स्टेटस एपिलेप्टिकस होगा। फिर इसी तरह अगर एक बंदा है उसको सीजर है लेकिन अभी वो ठीक ही नहीं हुआ था कि उसको दोबारा अटैक हो गया। मतलब एक बंदे को 5 मिनट पहले फीवर आपके पास सीजर हुआ है और अभी इस सीजर से वो मतलब ठीक ही नहीं हुआ था कि उसको दोबारा फिर अटैक हो गया। तो अगर एक बंदा उसको इंटरमिटेंट सीजर हो रहे हैं और वो अपना बेसलाइन जो फंक्शन है उसको रिकवर नहीं कर पा रहा तो उसको भी हम लोग फेब्राइल स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलेंगे। ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस पहली बात ये जो फेब्राइल सीजर्स होते हैं ना ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके अंदर कुछ टेस्ट करने होते हैं, हम लोगों ने कुछ चीजों को एक्सक्लूड करना होता है कि यार इसमें मरीज को सीएनएस की कोई अबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, कोई मेटाबॉलिक आपके पास डिसफंक्शन ना हो जिसकी वजह से इसको सीजर आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इन काजेस को जो है ना वो एक्सक्लूड करने हैं, रूल आउट करने हैं। ये आपने याद रखने हैं। और इसके साथ साथ जहरी बात है फीवर है तो बॉडी में इन्फेक्शन तो होगा। आपने उस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को फाइंड करना है। उसके लिए आप लंबर पंक्चर सीएसएफ स्टडीज जो है ना वो कर सकते हो। तब करनी है अगर एक बंदे को सीएनएस इन्फेक्शन के सिम्टम आ रहे हैं, अगर अल्टरमेंटल स्टेटस है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम है, ये उसके फेंटालिस बल्जिंग है, टेंस है, तब आपने करना है। अब देखो ना हर एक बंदे में लंबर पंक्चर नहीं करते। लंबर पंक्चर तब करते जब सीएनएस की फाइंडिंग्स आ रही हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बिफोर लंबर पंक्चर आपने इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रूल आउट करना है। ये ज्यादा तो नहीं है, अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा है तो लंबर पंक्चर नहीं करेंगे। ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि उसको फर्स्ट टाइम अगर उसको फर्स्ट टाइम फेब्राइल सीजर हुआ है
और उसकी कोई भी मतलब आपके पास लेबोरेटरी जो स्टडीज है वो एबनॉर्मल नहीं है, और आपको पता लग रहा है कि यार ये फेब्राइल सीजर है, तो आपने कोई भी वर्कअप नहीं करना। तो इट्स मीन नो वर्कअप नेसेसरी फॉर फर्स्ट टाइम फेब्राइल सीजर एंड नो लेबोरेटरी स्टडीज नीडेड अगर आपके पास फेब्राइल सीजर की डायग्नोसिस आपको लग रही है, तो ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर बच्चे की एज लेस देन 6 मंथ है, ठीक है, आप लोगों ने इन बच्चों के अंदर वर्कअप करना होता है सेप्सिस के लिए। लाइक बच्चे का सीबीसी करो, यूरिन एनालिसिस करो, या आपने याद रखना है ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, सीएसएफ कल्चर करने, टू रूल आउट द इन्फेक्शन जो सेप्सिस की वजह बन सकती है। तो आप लोगों ने सेप्सिस का वर्कअप करना है अगर बच्चे की एज लेस देन 6 मंथ और उसको फेब्राइल सीजर हुए, ये आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद अगर एक बंदा उसके अंदर एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, उसके लिए फिर आप लोग इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, ब्लड कल्चर, यूरिन एनालिसिस, सीबीसी, ये सारे टेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन मैंने आपको एक बात बताई है, फेब्राइल सीजर के लिए हम लोग वर्कअप नहीं करते अनटिल अगर हमें कोई मेन काज ना फाइंड। मतलब देखो ना यार, अगर एक बंदा है उसको फेब्राइल सीजर है और मुझे पता लग रहा है कि इसको सीएनएस की फाइंडिंग्स हैं, मेनिंजाइटिस है, तो डेफिनेटली मैं वर्कअप करूंगा। तो मतलब ये है कि अगर फेब्राइल सीजर के साथ आपको कोई दूसरी फाइंडिंग नहीं मिल रही तो वर्कअप नहीं करना, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में आपने क्या याद रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम अगर किसी को फर्स्ट टाइम फेब्राइल सीजर है तो आप उसको ऑब्जर्व करो और पेरेंट्स की काउंसलिंग करो, ठीक है। अगर सीजर आपके पास ग्रेटर देन 5 मिनट्स है तो आप इसको ट्रीट करोगे एंटी कन्वल्सेंट जो मेडिकेशन होती है बेंजोडायजेपिन, उसके साथ ये आपने याद रखना है। और अगर उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो उसके लिए आप लोगों ने फास्फोफेनेटोइन देनी है। तो ये ड्रग्स आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद आपने याद रखना है कि इन बच्चों को आप लोगों ने फीवर को ठीक करने के लिए एंटीपायरेटिक्स देनी है। प्लीज प्लीज इन बच्चों को एस्प्रिन नहीं देनी, वरना राइस सिंड्रोम हो सकता है, लिवर फेलियर, इंसेफेलोपैथी हो सकती है। और कोशिश करनी है कि जो अंडरलाइंग काज है उसको देखो, उसको एड्रेस करो, उसको ठीक करना है आपने। और एक और चीज, ये जो एंटीपायरेटिक है, ये जो एसिटोमेनोफिन है, ये फेब्राइल सीजर के रिस्क को डिक्रीज नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक दफा ले लिया है तो नेक्स्ट टाइम बच्चे को ऐसा नहीं होगा, ये रिकरेंस को कम नहीं करती, ये आपने याद रखना है। जो कम्प्लेक्स सीजर्स होते हैं ना, मतलब ये वाले जो आपके पास कम्प्लेक्स सीजर है, इसके लिए थोड़ा वर्कअप करना होता है। लाइक ईईजी करो, एमआरआई करो, ठीक है, और मरीज को आपने फिर डायजिपाम या फिनोबार्बिटोल देनी होती है अगर आपको ईईजी के ऊपर या एमआरआई के ऊपर कोई क्रोनिक सॉरी कोई एबनॉर्मेलिटी मिलती है। तो कम्प्लेक्स सीजर के लिए क्या वर्कअप हो सकता है, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी या एमआरआई। अगर इनके ऊपर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली तो नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट। अगर मिली है तो उसके लिए फिर आप लोगों ने क्रोनिक एंटी कन्वल्सेंट देनी होती है, जिसमें फिनोबार्बिटोल या डायजिपाम आते हैं। ये आपने इसमें जो है ना वो याद रखने। फिर उसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली बात आप लोगों ने क्या याद रखनी है कि एक एक दफा अगर किसी को अटैक हुआ ना तो उसमें 33 to 35% चांसेस होती है रिकरेंस के पहले ही साल के अंदर। मतलब बच्चे को इनिशियल एपिसोड के एक साल के अंदर अंदर 33 to 35% चांसेस होते हैं दूसरे अटैक के, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद अगर बच्चे को फेब्राइल सीजर है, सिंपल है, तो किसी भी किस्म का मतलब डेवलपमेंटल जो abnormalities होती है उनका रिस्क नहीं होता, ये आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आए कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एपिलेप्सी हो सकता है, स्पेशली वो बच्चे जिनके अंदर कम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बच्चे जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी होती है, ठीक है, फिर इसी तरह वो बच्चे जिनके अंदर डेवलपमेंटल डिले हो या जिनके अंदर आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिले। तो मतलब ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे को एपिलेप्सी के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फेब्राइल सीजर। तो ये आप लोगों ने इसमें याद रखना। सो दैट इज द सेकंड टॉपिक इन द पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस।